एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। सो दिस इज चेष्णा एंड आज है अपना हंट सीरीज का लेक्चर 2। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं लगाया है और उसके एमसीक्यूज का स्कोर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप पहले वो लगा लीजिए और फिर इसको करिए, ठीक है। ये सीरीज किसके लिए है? तो जो भी लोग जिनका +2 में वो हो चुके हैं और +1 का बैकलॉग पड़ा हुआ है या ड्रॉपर हैं या फर्स्ट टाइम नीट कर रहे हैं, सबके लिए ये वैलिड है। स्पीड में करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग, शॉर्ट नोट्स और साथ साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो आज है अपना सेकेंड डे और आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसके बाद थोरेसिक चैम्बर पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस लगाए। आज बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो पहला अपना स्टेप है, पहला अपना टॉपिक है आज का स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो देखो, रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है और इसमें से सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? बस यही, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं यानी कि O2 हम अंदर ले रहे हैं और CO2 हम एक्सेल कर रहे हैं, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग का ये दूसरा नाम होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब क्या होगा? अब ये जो ऑक्सीजन रिच एयर हमने लिया है, ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज से होते होते कहाँ पहुंचेगी? एल्वियोलाई तक पहुंचेगी। एल्वियोलाई क्या है? हाईली वस्कुलराइज्ड है, मतलब काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर है। तो अब जो सेकेंड स्टेप होगा वो एक्चुअल में होगा डिफ्यूजन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहाँ पर? एल्वियोलर मेम्ब्रेन में। अब ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ से O2 इन ब्लड वेसल्स के पास जाएगी और CO2 वापिस से एल्वियोलाई के पास। तो यही है अपना सेकेंड स्टेप, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा? आपको पता है, देखो आपको पता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में होता है और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर बॉडी के सारे टिश्यूज और सेल्स तक। मतलब लंग्स के पास जब भी ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड होकर जा रहा है। यानी कि यहाँ से थर्ड स्टेप क्या है कि लंग्स के पास से ये जो ब्लड है हार्ट के पास जाएगा और वहीं से मतलब इस ब्लड का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा सभी टिश्यूज तक और सेल्स तक। मतलब कि अपना तीसरा स्टेप हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड टू टिश्यूज और सेल्स। ट्रांसपोर्ट हो गई गैसेस, अब एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होगी, यानी ये जो टिश्यू है ये O2 ले लेगा ब्लड में से, इस O2 को यूज कर CO2 वापस दे देगा, ठीक है। यानी कि हमारा फोर्थ स्टेप हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब टिश्यू ने O2 तो ले लिया, इस O2 का टिश्यू करेगा क्या? जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है इस O2 को यूज कर उस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाएगा ताकि क्या रिलीज हो? फूड को तोड़ने पर एनर्जी रिलीज हो। किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो बस इतनी सी बात थी, यही थे अपने रेस्पिरेशन के 5 स्टेप, ठीक है। तो पहला स्टेप था ब्रीथिंग, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर बॉडी से बाहर जा रही है, इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल रहे हैं। अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो O2 रिच एयर है ये कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई के पास जाएगी और वहाँ पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी O2 और CO2 एक्सचेंज होंगी। कहाँ पर? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप क्या होगा? लंग्स में से O2 रिच एयर हार्ट के पास, हार्ट से टिश्यूज के पास। यानी कि ये जो गैसेस है, ब्लड इन गैसेस को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा? एक्चुअल में एक्सचेंज होगा, यानी ब्लड में से टिश्यूज ये ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है। यानी अपना फोर्थ स्टेप हो गया डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब O2 तो ले ली टिश्यूज ने, ये टिश्यू इस O2 का करेगा क्या? अब ये टिश्यू इस O2 का क्या करेगा? जिसे हम प्यार से बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स। सेल्स इस O2 को यूज करेंगे किस में? कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, जिसकी वजह से क्या होगा? CO2 रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो CO2 क्या है? बाय प्रोडक्ट है कैटाबॉलिक रिएक्शन का, जिसका रिमूव होना जरूरी है। यही थे अपने 5 प्यारे प्यारे छोटे से स्टेप्स। डन हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। अब तक तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, 5-7 मिनट मुझे दो, सब कुछ निकाल दो। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूं चुटकियों में इसको हम कर लेंगे। तो भैया टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब
सोचो तुम 16-17 साल के हो या 18 साल के हो, है ना। 18 साल से ब्रीथ कर रहे हो, है ना। 18 साल से सांस ले रहे हो, O2 अंदर इनहेल कर रहे हो, CO2 एक्सहेल कर रहे हो। क्या कभी सोचा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज पढ़ेंगे इसको कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अपना प्यारा सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बोले तो ये जो हम एयर को इंस्पायर कर रहे हैं यानी O2 रिच एयर को अंदर ले रहे हैं इंस्पिरेशन, और CO2 रिच एयर को एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि एक्सपिरेशन। मतलब इतनी बात तो पक्की है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेजेस हैं। पहली है इंस्पिरेशन यानी कि एयर को अंदर लेना, और दूसरी है एक्सपायरेशन यानी कि एयर को बाहर एक्सहेल करना। अब नीडलेस टू से हम एयर अंदर ले रहे हैं तो मतलब हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ही तो इनहेल करते हैं ना। माना कि चैप्टर नहीं आता पर बचपन से ये चीज़ तो पढ़ी। चलो अच्छा ये भी चीज़ नहीं पढ़ी, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन अंदर लेना यानी कि इनहेलेशन यानी कि इंस्पिरेशन, और CO2 बाहर छोड़ना यानी कि एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपिरेशन, ठीक है। डन है। अब देखो ये जो तुम ब्रीदिंग कर रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं हो रही है कि तुमने सोचा और हो गई। इसके पीछे बच्चों इन्वॉल्व है कुछ मसल्स। कौन सी मसल्स? तो 2 मसल्स हैं भैया। एक मसल है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? एक डोम शेप स्ट्रक्चर जो कि एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करे थोरैसिक कैविटी से। डोम शेप स्ट्रक्चर है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करे। डेमो दूं इसका, देखो सांस लेकर देखो। सांस लोगे तो ऐसा लगेगा चेस्ट बाहर आ रही है और कोई चीज़ नीचे जा रही है। तो बेसिकली जब आप सांस अंदर ले रहे हो, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे जा रहा है। डिटेल में इसको पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। मोटे मोटे तौर पर बस ये याद रखो, एक मसल है डायफ्राम जो मेन मसल है, और दूसरी है इंटरकोस्टल मसल। अब मैं बार बार इतना बड़ा इंटरकोस्टल मसल लिखूं, क्या मैं इसको प्यार से ICM ना लिख दूं? अब भैया इतना आसान तो कुछ नहीं है। ये इंटरकोस्टल मसल्स भी 2 तरह की है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। है कहाँ ये? देखो डोर्सल साइड में पीछे की तरफ क्या था? वर्टिबल कॉलम। आगे की तरफ क्या था? आगे की तरफ था स्टर्नम, वेंट्रल साइड स्टर्नम। साइड से आ रही है रिब्स, साइड से क्या आ रही है? रिब्स आ रही है, ठीक है। तो इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोल रहे हैं, ठीक है। 2 तरह की है, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होगी बाहर की तरफ वह एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। ज़्यादातर रोल आप यहाँ पर अभी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म को समझने के लिए ना 2 लॉज को समझ लो, रट लो इसको। अगर ये टॉपिक तुम्हें करना है बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए, ये सोच लो भैया नैरो लेग पेंट लेंगे, इन दोनों लॉज को रट लेंगे, हम दीवारों पे लिख देंगे। पहला लॉ है बड़ा मुश्किल, याद ही नहीं होगा। पहला लॉ कह रहा है कि एयर ना हमेशा हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में आएगी। कितना मुश्किल है, सोच कर देखो। अगर यहाँ तुम परफ्यूम छिड़क दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? परफ्यूम दूर तक डिफ्यूज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर परफ्यूम तुमने छिड़का है, यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, धीरे धीरे वो लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में जाएगी। तो एक लो तो पक्का हो गया, एयर हमेशा हाई कंसंट्रेशन रीजन से हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में जाएगी। बस मैम इतनी सी बात। सेकंड पॉइंट भी सुन लो। सेकंड लॉ है जिसको प्यार से हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। सेकंड लॉ कह रहा है कि ना भैया ना, वॉल्यूम और प्रेशर की तो कट्टर की दुश्मनी है। अब तुम वॉल्यूम बढ़ा दो, मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूंगा। तुम प्रेशर बढ़ाकर तो देखो, मैं यूं वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा। यानी सेकंड लॉ कह रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं ना तो प्रेशर नाराज हो जाएगा और कम हो जाएगा, और अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। प्रेशर भी भैया 2 तरह का है, 2 तरह का। कितना मुश्किल काम है याद करना। एक जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भैया ये तो फिक्स रहेगा किसी भी हाल में, ये 760 mm Hg रहेगा। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं? समझदार हो तुम। पल्मोनरी वर्ड हम यूज़ करते हैं लंग्स के लिए, ठीक है। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, ये चीज़ें याद रख लो। अगर ये चीज़ें याद हो गई तो बस टॉपिक तो 2 मिनट का है।
रिकैप करेंगे क्योंकि हमें क्लास में ही ज़्यादातर चीज़ें रटनी है भाई, हम सब कुछ यहीं रट कर जाएंगे क्योंकि घर जाकर हम आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 स्टेप है, फटाफट से 1 मिनट में सुन लो। एक है इंस्पिरेशन यानी एयर को अंदर लेना, और दूसरा है एक्सपायरेशन मतलब एयर को बाहर छोड़ना। एयर को अंदर लेना, इंस्पिरेशन मतलब O2 को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन मतलब CO2 को एक्सेल करना। अब यहाँ पर 2 मसल्स इन्वॉल्व है। पहली प्यारी मसल है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? अच्छा हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने गलती से डायफ्राम को स्मूथ मसल बोल दिया था, ये स्केलेटन मसल है, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो डायफ्राम मेन मसल और दूसरी है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। इंटरकोस्टल मसल 2 तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए मैं बार बार लिखूंगी EICM, इंटरनल के लिए लिखूंगी IICM। लॉज हमने पढ़ लिए, एक एयर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाएगी, दूसरा भैया वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, तुम वॉल्यूम बढ़ा दो मैं प्रेशर घटा दूंगा, तुम प्रेशर बढ़ा दो मैं वॉल्यूम घटा दूंगा, इतनी सी बात है। अब आ जाओ, पहले पढ़ेंगे इंस्पिरेशन। पहले तुम ये देखो तुम सांस लेते कैसे हो, प्रैक्टिकल लो, रिलैक्स हो जाओ 2 मिनट। चलो अब सांस लेकर देखो, सांस अंदर लेकर देखो, ठीक है। जब सांस अंदर ले रहे हो तो तुम्हें कोई चीज़ बाहर आती हुई एक महसूस हो रही है ना, बाहर रेज होती, चेस्ट तुम्हारी रेज होती महसूस हो रही है, और कुछ नीचे जाता महसूस हो रहा है, कुछ नीचे जाता महसूस हो रहा है, और चेस्ट बाहर की तरफ महसूस हो रही है ना। तो इंस्पिरेशन में होगा क्या? इंस्पिरेशन में देखो, इंस्पिरेशन का मतलब है एयर को अंदर आना। अब मैंने बोला एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आती है, करेक्ट। यानी अगर एयर को अंदर आना है और एयर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आ रही है, मतलब पक्का बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर कम है। यानी कि एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर हाई है और अंदर एयर का प्रेशर लो होना चाहिए। अंदर कहाँ? लंग्स के अंदर, ठीक है। यानी एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज़्यादा और अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी एयर अंदर आएगी। अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम कैसे करोगे? कैसे करोगे? अभी मैंने बताया वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा दूं, लंग्स के अंदर की वॉल्यूम को, थोरैसिक चैम्बर के अंदर की वॉल्यूम को बढ़ा दूं, अंदर का प्रेशर यानी थोरैसिक चैम्बर या फिर लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अंदर का प्रेशर डिक्रीज, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, एयर अंदर आ गई, ठीक है। अब ये वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करें? तो कैसे करें? बोल कर सोच कर तो करोगे नहीं। मैंने कहा था 2 मसल्स इन्वॉल्व है, उन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली मसल है हमारे पास डायफ्राम। हमने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो पहली मसल है हमारे पास डायफ्राम। अब होगा क्या कि जब इंस्पिरेशन का टाइम है, एयर ने अंदर आना है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, यूजुअली ये जो डायफ्राम है ये ऐसे डोम शेप का है। कैसा है? डोम शेप का है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना बच्चों, तो ये फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अब खुद सोचो, कोई चीज़ इनिशियली यहाँ पर है, ठीक है, आराम से देखो इस चीज़ को, ये आ गया, हाँ, कोई चीज़ इनिशियली हमारे पास यहाँ पर है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो नीचे आ गई, फ्लैटेंड हो गई, तो यहाँ पर जगह बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। जो जगह पहले इतनी थी वो जगह अब इतनी हो गई, यानी वॉल्यूम तो अंदर इंक्रीज हो गई। और कैसे इंक्रीज हुई? ऊपर नीचे से, यानी कि एंटीरियर, ऊपर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंटीरियर और नीचे के लिए यूज़ करते हैं पोस्टीरियर। तो भैया जाग जाओ, क्या बोला मैंने कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब डायफ्राम डोम शेप से फ्लैटेंड हो जाएगा। फ्लैटेंड हो जाएगा तो थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? कौन सी एक्सिस पे इंक्रीज हो जाएगी? सीधी एक्सिस पे भैया, ऊपर से नीचे, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पे इंक्रीज हो जाएगी। बस वॉल्यूम इंक्रीज, खत्म। अभी रुको, एक तो हो गई एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज। दूसरी चीज देखो, EICM का भी तो कुछ रोल होगा। मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट मसल्स है, तो दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो रिब्स है ना, रिब्स के बीच में ऐसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी
वो करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और इसकी वजह से जो रिब्स और स्टर्नम है ना वो आउटवर्ड मूव करेगी। फटाफट से सांस लेके देखो, सांस लेके देखो, देखो चेस्ट बाहर आ गई, चेस्ट बाहर आ गई मतलब रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ रेज्ड हो गए। अब देखो जो रिब्स और स्टर्नम पहले इस जगह पे थे वो रेज्ड होके इस जगह पर आ गए, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। डन है, मतलब इस एक्सिस पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, यानी हम बोल सकते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। तो कुल मिला के बात क्या है, सांस लेकर देखो कुछ नीचे जा रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, यानी डायफ्राम डोम शेप से स्ट्रेटन हुए। देखो कोई चीज़ ऐसे पहले गोल थी, है ना, अब वो स्ट्रेटन हो गई तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना, जो जगह पहले इतनी थी डोम की वजह से इतनी थी, अब जब ये स्ट्रेट हो गया तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ठीक है, और जो चीज़ पहले इतनी थी, अब ये रिब्स और स्टर्नम, सांस लेके देखो चेस्ट बाहर आ रही है, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ जा रहे हैं, रेज्ड हो रहे हैं, तो जो चीज़ पहले इतनी थी वो वॉल्यूम अब इतनी हो गई, यानी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी वॉल्यूम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो कुल मिला के बात इतनी है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अब भैया अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी थोरैसिक चैम्बर के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। डन, और प्रेशर डिक्रीज हुआ अंदर का तो मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। बस यही है मेंटोस जिंदगी, अंदर का प्रेशर कम हुआ, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, एयर अंदर आ गई, इसी को हम इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। डन 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 डन, हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, डन हो गया, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मतलब जब हमने ब्रीद इन करना है तो थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए, थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तभी तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब याद रखना जब इंस्पायर ब्रीथ इन कर रहे हैं, एयर अंदर लेनी है, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आती है, मतलब पक्का बाहर से अंदर एयर आ रही है तो बाहर ज़्यादा होगी, यानी पी आउटसाइड, प्रेशर आउटसाइड ज़्यादा होगा, और आउटसाइड प्रेशर हमेशा फिक्स्ड होता है 760 mm Hg, मतलब बाहर के प्रेशर को नहीं छेड़ सकते हो, अंदर का ही प्रेशर कम करना पड़ेगा। अंदर का प्रेशर कैसे कम करोगे, अंदर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर, यानी जब हमने इंस्पायरेशन करनी है लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है कंपेयर टू आउटसाइड, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में कम होगा, तभी तो बाहर से अंदर आएगी वॉल्यूम, सॉरी बाहर से अंदर आएगी एयर। तो वॉल्यूम आपने डिक्रीज कैसे की, डायफ्राम को यूज़ करके और EICM को यूज़ कर। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डोम शेप से फ्लैटेंड हो जाएगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम रेज्ड हो जाएंगे, तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अब अंदर प्रेशर डिक्रीज है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर से अंदर एयर आ जाएगी, इसी को हम बोल रहे हैं कि इंस्पिरेशन हो गई। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा मैम, एक्सपायरेशन में क्या होगा बताओ, एक्सपायरेशन में कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं वो अपनी जगह पर वापस आएंगी। ठीक है, डायफ्राम देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैटेंड हो गया था, ये डायफ्राम अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, दोबारा से डोम शेप बन जाएगा। दोबारा से डायफ्राम देखो सीधा था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोबारा से ऊपर आ गया, मतलब अब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। जो चीज़ पहले इतनी थी, मान लो ये पूरा लंग है, ये नीचे ऐसे डायफ्राम फ्लैट हो रखा है इंस्पायरेशन के टाइम में, अब वो दोबारा से ऐसे डोम शेप का हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, यानी नॉर्मल पोजीशन पे डायफ्राम आ जाएगा, यानी कि फ्लैट से डोम बन जाएगा, तो थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे ऊपर से नीचे तक डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो अंदर क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब अंदर प्रेशर ज़्यादा बाहर कम, तो एयर अंदर से बाहर जाएगी, एक्सेलेशन, एक्सपायरेशन। डन हो गया, ये समझ आ गया। मैम क्या डायफ्राम ही काम करेगा, ये जो रिब्स और स्टर्नम सांस लेने पे बाहर आई थी ये ऐसी रहेंगी, नहीं 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 नहीं, सांस बाहर छोड़कर तो देखो, कोई चीज़ ऊपर आती महसूस होगी, डायफ्राम वापिस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये जो चेस्ट बाहर फूली थी सांस लेने पे, ये वापिस से अपनी जगह पर भी आ जाएगी। डन है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या करेगी, रिलैक्स कर जाएगी, रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर अंदर इंक्रीज, बाहर अकॉर्डिंगली कम, तो एयर
बाहर की तरफ मूव करेगी, यानी CO2 रिच एयर एक्सेल हो जाएगी। इतनी सी बात थी। तो चलो इसको NCERT से पढ़ेंगे तसल्ली से, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जब मैं आती तो देखो ध्यान से पढ़ो 5 मिनट लगाकर। मुझे पता तुम बोर हो रहे हो, बोर नहीं होना है भाई, जोश अपना हाई रखो। डॉक्टर बनना है या नहीं? अभी 20-25 मिनट लगा लो, 1 साल बच जाएगा तुम्हारा। तो देखो वो कह रहा है ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। भैया ब्रीथिंग में तो 2 स्टेजेस है। एक है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर ड्रोन इन हो रही है, अंदर आ रही है, और दूसरी है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब जिसमें एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर कौन सी है? CO2 रिच एयर, ये क्या होगी? ये रिलीज आउट होगी। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, जो मूवमेंट ऑफ एयर है अंदर आने का, मतलब एयर चाहे अंदर आ रही है चाहे बाहर जा रही है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस बनाने से हो रहा है। किन के बीच में बन रहा है प्रेशर ग्रेडियंट? तो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, अब इंस्पिरेशन कब होगी? इंस्पिरेशन तब होगी जब प्रेशर लंग्स के अंदर यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर लंग्स का कम होगा, तभी तो एयर बाहर से अंदर आएगी ना। ये तो आसान बात है। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव प्रेशर है लंग्स के अंदर जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स के प्रेशर को कंपेयर करोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलरली एक्सपायरेशन की बात करूं तो एक्सपायरेशन कैसे होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो एयर कैसे जाएगी? लंग्स से बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब इन सब के पीछे मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। एक है डायफ्राम और दूसरे स्पेशलाइज सेल्स ऑफ मसल्स, जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, जो रिब्स के बीच में। ये दोनों मसल्स मिलके इन ग्रेडियंट्स को बनाने में हेल्प करती है। सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है? सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैंने बताया था डायफ्राम ऐसे डोम शेप का है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाएगा तो जो वॉल्यूम पहले इतनी थी लंग्स में, थोरेसिक चैम्बर में जो वॉल्यूम इतनी थी, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आएंगे, रेज होंगे बाहर। तो इसकी वजह से क्या होगा? अंदर जो यहाँ पढ़ना है हमने, रिब्स और स्टर्नम क्या होगा? बाहर की तरफ रेज होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम फिर इंक्रीज होगी। मतलब जो मसल्स, जो रिब्स और स्टर्नम पहले इधर थे वो रेज हो गए, इधर आ गए, तो वॉल्यूम इस एक्सिस पे, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे भी इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या होगा? प्रेशर, मतलब अंदर का प्रेशर कम हो गया बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से एयर आउटसाइड से इनसाइड आएगी। कैसे आएगी? विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। डन है यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, इसी को इंस्पायरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर एक्सपायरेशन क्या होगा? देखो, जब यही डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगी, मतलब डायफ्राम और ये जो स्टर्नम है, मतलब स्टर्नम है और रिब्स है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे इनिशियली वॉल्यूम बढ़ी हुई थी, ये दोबारा क्या हो जाएगी? नॉर्मल वॉल्यूम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अंदर वॉल्यूम कम, यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अंदर वॉल्यूम कम, अंदर वॉल्यूम कम, तो अंदर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, तो CO2 रिच एयर क्या करेगी? अंदर से बाहर जाएगी। डन है? क्लियर है? ये देख सकते हो दोनों डायग्राम। इंस्पिरेशन में देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे आ जाएगा, ठीक है, डोम शेप से फ्लैटन बन जाएगा, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे जो वॉल्यूम हुई वो इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज। फिर ये रिब्स और स्टर्नम है, ये रेज हुई थी तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे भी वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर अंदर डिक्रीज हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, एयर अंदर आ गई। बार बार इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि रट जाए, घबराना नहीं है, बोर नहीं होना है, पढ़ना है इसको। फिर दूसरा देखो, एक्सपायरेशन के टाइम पे ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, तो वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे दोबारा डिक्रीज हो गई। जो ये था डायफ्राम था, जो फ्लैटन था, ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, डोम शेप बन गया, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे भी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। अब वॉल्यूम
भाई साहब डिक्रीज हो रही है, अंदर प्रेशर भाई साहब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एयर कैसे जाएगी, अंदर से बाहर, यानी थोरेसिक चैम्बर से लंग से बाहर की तरफ। और कौन सी एयर होगी ये, एल्वियोलर रिच एयर, CO2 रिच एयर। मैंने बहुत मेहनत लगाकर तुम्हें ये समझाया यार, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हें वाकई में ये समझ में आए। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो ये अपना एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का खेल हो चुका है खत्म। तो देखो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व हो रही थी वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी। अब देखो तुम हो वेल्ले, तुम्हारा हो रहा है दिमाग खराब, और तुम कह रहे हो हम तो जबरदस्ती सांस अंदर लेंगे, और ज़्यादा सांस अंदर लेंगे या और ज़्यादा सांस बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अपनी इंस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो इसमें एडिशनल मसल्स काम आती हैं एब्डोमेन की। कौन सी काम आती है, एब्डोमेन की। ये लिखा हुआ है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ठीक है, इसकी वजह से आप जबरदस्ती योगा करते टाइम और ज़्यादा सांस ले सकते हो, आपकी एब्डोमेन की मसल्स साथ में काम करेंगी। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, एब्डोमेन की भी और साथ में IICM भी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी, क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में तो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लग रही थी। एडिशनल जब तुम स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो एब्डोमिनल मसल्स भी लगेगी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी लगेंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट याद रखो, तुम 1 मिनट में कितनी बार तुम्हारा दिल धक धक करता है, ये तो सबको पता है, 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज, है ना। सांस कितनी बार लेते हो 1 मिनट में, एक सांस मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सपायरेशन, उसको एक ब्रीथ बोलते हैं। और हम 1 मिनट में लगभग 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। अगर तुम्हें वॉल्यूम मेजर करनी है कि 1 मिनट के अंदर कितनी वॉल्यूम तुम वो कर रहे हो, इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, तो इसको तुम मेजर कर सकते हो स्पायरोमीटर की हेल्प से। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कोई भी अगर लंग्स वगैरह में थोरेसिक चैम्बर में प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए ये चीज़ मेजर की जाती है। डन हो गया जी सब कुछ, ये सारा कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। स्पायरोमीटर, ये कि अगर हमें फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करना है तो एब्डोमेन की मसल और IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लगती हैं। ब्रीथिंग रेट क्या है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक ब्रीथ मतलब एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन, एक बार सांस लेना एक बार छोड़ना, उसको एक ब्रीथ बोलते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर चलेंगे अगले दिन पे। ठीक है, कल बात करेंगे, मतलब 4 दिन मैंने कहा था, मैं 4 दिन में एक चैप्टर पूरा करवा दूंगी जिसमें लगभग 50 से अबव क्वेश्चन होंगे। देखो 10-10, 12-12 क्वेश्चन तो हम लेक्चर में ही कर लेते हैं, बाकी रात को 10 बजे मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ, तो टेलीग्राम को ज़रूर तुमने वो करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तुम्हें बहुत ज़रूरी चीज़ बताती हूँ। देखो तुम में से बहुत सारे जने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 11th वेस्ट कर दिया, और तुम मानो ना मानो, जैसे तुम्हारे हालात हैं, जैसे तुम्हारा रूटीन है, तुम्हारी 12th भी बहुत अच्छी खासी वेस्ट होने वाली है। ठीक है, और या तुम ड्रॉपर हो, 2 साल 3 साल तुम्हारे वेस्ट हो चुके हैं, तो तुम्हें अब अपने ईयर्स की अहमियत पता चल रही होगी, और तुम्हें पता चल रहा होगा रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इवेंचुअली तुम्हारे पास 36 तरह की कोचिंग है, यूट्यूब पे 36 तरह के लेक्चर हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी कुछ मटेरियल है। सब कुछ पढ़े होने के बावजूद भी तुम दिन में डेली कंसिस्टेंटली 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हो। तुम सोचते ही रहते हो अपना प्लान कैसे बनाएं, और टेस्ट अगर है, तुम्हें 10 दिन पहले पता है टेस्ट है, पर तुम्हारी तैयारी नहीं होती है, तुम लास्ट डे तक भी सोच रहे हो तो तैयारी कैसे करें, और नंबर फिर वही रह जाते हैं। शुरू के टेस्ट में तो 500 550 आ जाते हैं, धीरे धीरे तुम्हारा शुरू में जोश भी ज़्यादा होता है, वो ठंडा पड़ जाता है सब, धीरे धीरे क्या हो जाता है, नंबर कम हो जाते हैं। तो दिक्कत यह है कि तुम प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है और नंबर नहीं आ पाते। तो हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए कस्टमाइज प्लान। बिलीव मी, 6-7 जने हैं जो ऑलरेडी 2 ही दिन हुए मुझे ये लॉन्च किए हुए, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, परसों रात को लॉन्च किया था, और मेरे पास लगभग 6 जने तो कंफर्म हो चुके हैं, एक की पेमेंट आज आ जाएगी। और लिटरली बता रही हूँ, एक ही दिन में उनका ये कहना है कि मैम हमने एक दिन में इतनी पढ़ाई कर ली है जितनी हम 4 दिन में करते हैं, और हमें स्ट्रेस भी नहीं हुआ, क्योंकि इट्स लाइक अ रोबोट। आपने हमें हमारे रूटीन के हिसाब से, हमें सोने उठने के हिसाब से, हमारी कोचिंग में जो चल रहा है, हमारे बैकलॉग जो हैं उसके हिसाब से हमें रूटीन बना दिया, और हम बस रोबोट की तरह उस रूटीन को देख रहे हैं कि हाँ जी इतने बजे से इतने बजे तक हमने काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमने ब्रेक लेना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा अपना कस्टमाइज डेली का प्लान बनाना है, मंथली भी बनेगा, वीकली भी बनेगा, मतलब तुम मुझसे अगर प्लान ले रहे हो ना 1 महीने का, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि 1 मंथ में हम कितना कवर कर रहे हैं, वीक में हम कितना कवर कर रहे हैं, और डे वाइज कितना कवर कर रहे हैं। मोटे तौर पे तुम्हें तीनों स्केड्यूल दूंगी,
और पूरा स्लॉट बना के कितने बजे तुम उठते हो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम्हें नोट्स रटवाना, मतलब नोट्स रटने का टाइम देना, एनसीईआरटी रटने का टाइम देना, एमसीक्यू लगाने का टाइम देना, डीपीपी लगाने का टाइम देना, साथ में तुम्हारा जो टेस्ट का सिलेबस चल रहा होगा उसको पूरे हफ्ते में बांट कर तुम्हें करवाना। ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम्हें अपनी रिविजन करनी है, देखो यार साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैसा इंपॉर्टेंट, एक होता है साल। देखो इस टाइम पे पैसा इंपॉर्टेंट है, पर टाइम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पूरी उम्र है। ये टाइम गया तो सीधा 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप करोगे, अल्टीमेटली करियर को ही ड्रॉप कर दोगे। तो अगर तुम्हें मेंटरशिप चाहिए, अगर तुम प्लान बनाने में सक्षम नहीं हो, नहीं बना पाते हो, मैं तुम्हें प्लान प्रोवाइड कर दूंगी, ले लेना भाई साहब। 900 रुपी अ मंथ। देखो 30 मिनट्स में मैं तुम्हें सुबह प्लान बनाकर दे रही हूँ, पूरा दिन तुमसे फॉलोअप कर रही हूँ, मंथ प्लान बनाकर दे रही हूँ, वीक प्लान बनाकर दे रही हूँ, तुम्हारे बैकलॉग खत्म करवा रही हूँ। इससे ज़्यादा अच्छी मेंटरशिप तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। पर तुम्हें आदत पड़ रखी है वो सस्ती मेंटरशिप की। सस्ता ये भी है, 30 रुपये एक दिन में। कोई तुम्हारे पीछे इतना भाग रहा है, इतना कर रहा है, तुम उसको मेंटरशिप मानते हो कि हाँ जी तुम्हारी हफ्ते में एक बार गूगल मीट ले ली, या एक ही प्लान बना के सबको ग्रुप में डाल दिया 10,000 बच्चों को। उसको मेंटरशिप नहीं कहते हैं। वन प्लान फिट टू ऑल अप्रोच वाला कोई सीन नहीं होता। हर बच्चा अलग है, हर किसी का अप्रोच अलग है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ये देख लेना अपना ये कि हम कैसे टेस्ट शेड्यूल बनाते हैं, कैसे वीक प्लान बनाते हैं, कैसे डे वाइज प्लान बनाते हैं। ठीक है, साथ साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मेंटरशिप चाहिए अगर तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं और ज़्यादा डिटेल्स तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, ज़्यादा सोचो नहीं, अगर चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर दैट्स ओके, अपने आप कर लो। ठीक है, चलें आगे। तो देखो आज का अपना जो अगला टॉपिक है वो है अपने पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब मैम एक वर्ड आप बोल रहे हो वॉल्यूम और एक वर्ड मैम आप बोल रहे हो कैपेसिटी, क्या इन दोनों में कुछ फर्क है? हाँ जी बिल्कुल है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होता है जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल एट डिफरेंट कंडीशन। हाँ मैम, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम डिफरेंट वॉल्यूम्स को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, और कैपेसिटी क्या है? इन्हीं वॉल्यूम्स को जोड़ तोड़ देना, कैपेसिटीज बन जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो, एक्सपीरियंस करो, प्रैक्टिकल वे में समझो, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो, पूरा दिन तुम सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, क्या तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है? जो इतनी देर से बैठ कर तुम नॉर्मल वे में सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ये जो तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है और तुम इनहेल और एक्सहेल कर ही जा रहे हो, ये है टाइडल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मली जो तुम इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं। और कितना इनहेल या एक्सहेल करते हो एक ब्रीथ में? लगभग 500 ml। पर एक मिनट में हम 12 से 16 टाइम ब्रीथ करते हैं। तो फिर टोटल एक मिनट के अंदर कितनी एयर हम ले रहे हैं अंदर, या कितनी एयर एक्सहेल कर रहे हैं, है ना? तो एक मिनट के अंदर टाइडल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वो होगी 6000 से 8000 ml पर मिनट। क्योंकि देखो एक ब्रीथ कितनी है, 500 ml कंज्यूम कर रही है। तो 12 से 16 बार जब तुम ब्रीथ कर रहे हो तो 500 को 12 से कर देना 6000 और 16 से कर देना 8000। लगभग 6000 से 8000 ml के बीच में ये आपकी टाइडल वॉल्यूम। इसी को ग्राफ में देखो, ये देखो, ये नॉर्मली आपने इनहेल किया और ये नॉर्मली आपने एक्सहेल कर दिया, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। यही टाइडल वॉल्यूम है, कितनी है? 500 ml। एक मिनट की काउंट करोगे तो 6000 से 8000 ml। डन है जी। अब देखो तुम्हें ना मस्ती सूझ रही है, तुम्हें मस्ती सूझ रही है और तुम कह रहे हो मैंने जो नॉर्मल हवा ली उससे ज़्यादा हवा मैं खाऊंगा, भाव खाऊंगा, भाव खाने के अलावा मैं हवा भी खाऊंगा। तो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। धक्के से नॉर्मल मैंने ले ली, छोड़ दी, अब मैं कह रही हूँ मुझे धक्के से एयर अंदर लेनी है, धक्के से एयर अंदर लेनी है, मैं धक्के से एयर अंदर ले रही हूँ। वो क्या है? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मुझे पता तुम थक गए हो, बस 5 मिनट दो, सच्ची कह रही हूँ, बैकलॉग की समस्या खत्म हो जाएगी। कर लो इसको, तब तुम कितने भी बड़े शक्तिमान बन जाओ, महान इंसान बन जाओ, तुम 2500 से 3000 ml से ऊपर जबरदस्ती हवा अंदर नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो देखो ये थी तुम्हारी नॉर्मल इनहेलेशन, ये नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मली इनहेल करने के बाद धक्के से जो तुमने इनहेल की वो है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितने भी बड़े शक्तिमान हो, ये कितनी होगी? 2500 से 3000 ml। फिर ऐसे ही तुम्हें मस्ती सूझ रही है, तुम कहोगे नहीं
मैंने तो जितनी धक्के से इनहेल किया उतनी मैं धक्के से एक्सेल भी करूंगा, ठीक है। तो क्या जितनी तुमने धक्के से इनहेल किया उतनी एक्सेल भी कर सकते हो? करके देख लो। धक्के से इनहेल की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, धक्के से कितनी भी एक्सेल कर लो, कितनी भी एक्सेल कर लो, जितनी इनहेल किया ना उससे कम ही एक्सेल कर पाओगे, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुली बाहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। ये कितनी होगी? जितनी तुम धक्के से ले सकते हो उससे हाफ, उससे कम, 1000 से 1100 ml, ठीक है। तो याद रखना टाइडल वॉल्यूम एक ब्रीथ में 500 ml, 1 मिनट में काउंट करोगे तो 6000 से 8000 ml। IRV धक्के से जो अंदर ली वो 2500 से 3000, धक्के से जो बाहर छोड़ी वो 1000 से 1100, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल इनहेल या एक्सेल, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं। 500 ml होती है 1 मिनट में, कितनी होगी ये? तो 1 मिनट में ये होगी हमारी 6000 से 8000 ml। फिर नॉर्मल इनहेल करने के बाद धक्के से जो इनहेल की वो IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद नॉर्मल एक्सेल करने के बाद धक्के से जो एक्सेल की वो ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी होगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी 1000 से 1100। अब तुम कहोगे भैया हम शक्तिमान तो नहीं, हम तो बिल्कुल भगवान ही बन जाएंगे, हम हवा छोड़ेंगे ही नहीं, जैसे एक गुब्बारा होता है। जस्ट बिकॉज लंग्स को हम गुब्बारे से कंपेयर कर लेते हैं, तुम कह रहे हो जैसे हम गुब्बारे को फोड़ देते हैं, पूरी हवा अंदर से खत्म कर देते हैं, हम धक्के से इतनी हवा अपनी निकालने की कोशिश करेंगे लंग्स में से, इतनी बाहर सांस छोड़ेंगे कि लंग्स में कोई हवा बचे ही ना। तो तुम जितने भी बड़े महापुरुष बन जाओ, जितने भी बड़े शक्तिमान बन जाओ, कुछ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रह जाएगी, बची रह जाएगी। वो जिद पे अड़ी रहेगी कि तुम कितना भी जोर लगा लो मैं तो अंदर ही रहूंगी, ठीक है। तो ऐसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में बची रहेगी। यही रीजन है कि लंग्स कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा उसमें हमेशा रहती है, उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। कितनी होगी? 1000 से 1200 ml, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये मैंने एज इट इज लिखी हुई है, ये NCERT फिर भी मैंने रीडिंग के लिए रख दिया। तो अपना धर्म कर्म तो हम पूरा करेंगे। तो पढ़ लो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली जो सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो वो टाइडल वॉल्यूम है, 500 ml होगी, 1 मिनट में 6000 से 8000 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली अंदर जो वॉल्यूम तुम फोर्सफुली रेस्पायर कर रहे हो कितनी होगी? 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो जो एयर आप, कितनी होगी? जितनी अंदर वॉल्यूम ले सकते हो उससे तो कम, यानी 1000 से 1100। फिर तुम कितने भी शक्तिमान हो, कुछ वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगी जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं हो सकते, वो होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितनी होगी? 1100 से 1200 ml। रट लो इसको, एक पर्ची में बनाकर दीवार पे चिपका लो, मत्थे पे चिपका लो अपने, याद कर लो इसको, ठीक है। चलो देखो आगे आगे कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? 2 मिनट का काम है हमारा। कैपेसिटी मतलब इसको वॉल्यूम्स को जोड़ तोड़ दो, कैपेसिटी बन जाएगी। सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है क्षमता, और इंस्पिरेटरी मतलब इनहेल करना। तुम्हारे पास क्या क्या कैपेबिलिटी है इनहेल करने की, सोच के देखो। तुम कैसे कैसे अंदर सांस ले सकते हो? एक तो जो हम नॉर्मल ले रहे हैं, यानी कि नॉर्मल ले रहे हैं मतलब टीवी, नॉर्मली जो टीवी के थ्रू हमारे अंदर आ रही है, और दूसरा जो मैं धक्के से इंस्पायर करूं, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC कितना होगा? जो नॉर्मल लिया और जो धक्के से, टीवी प्लस में IRV। डन है? इनको बार बार करना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम तो चीज क्या हो, ठीक है। इनको बार बार लिखना है, बार बार ऐसे सांस लेकर देखो, योगा करके देखो बार बार, ठीक है। इस बहाने योगा कर लोगे, पड़े रहते हो सुस्ती में एक जगह। दूसरी होगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सांस छोड़ने की क्षमता तुम्हारे पास क्या क्या है। एक तो तुम नॉर्मली जो सांस छोड़ रहे हो जो तुम्हें पता नहीं लग रहा, एक धक्के से ऐसे कि सांस छोड़नी है, तो यानी टीवी जो नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो, और ERV जो धक्के से बाहर सांस छोड़ रहे हो, ये मिलाकर क्या हो गई? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। फिर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब इसको ध्यान से पढ़ो, ऊपर वाली दो तो इजी थी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तुमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, नॉर्मली जो टीवी थी तुमने निकाल दी, उसके बाद तुम्हारी वो लंग्स में क्या क्या बचेगा, है ना। तुम्हारे लंग्स में कौन कौन सी वॉल्यूम बचेगी? एक तो वॉल्यूम जो तुमने धक्के से ली थी, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बाहर निकालने के लिए बचेगी, और रेजिडुअल जो हमेशा लंग्स में रह जाती है। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कितनी एयर लंग्स के अंदर बचेगी नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद। जो धक्के से बाहर निकल सकती है वो बचेगी, यानी कि ERV, और जो कभी भी नहीं निकलेगी चाहे कुछ भी कर लो वो बचेगी, यानी कि RV। भैया नैरोलैक पेंट लो, इसको छाप लो, अपना नाम भूल जाना, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ। फोर्थ है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को क्या बोलोगे? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर
दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है कब, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। या इसी की दूसरी डेफिनेशन है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन ब्रीथ आउट, मतलब फोर्स इंस्पायरेशन के बाद, धक्के से सांस लेने के बाद जितनी वॉल्यूम आप बाहर छोड़ सकते हो, या धक्के से एक्सपायर करने के बाद, सांस बाहर छोड़ने के बाद जितनी वॉल्यूम आप अंदर ले सकते हो। सोच के देखो, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टिंग है, अपोजिट ही है, वाइस वर्सा ही है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो वाइटल कैपेसिटी वीसी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वीसी हमारे पास इक्वल होता है ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी प्लस में आईआरवी की, रट लो इसको जैसे भी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, तुम्हारे लंग्स के पास क्या क्या कैपेसिटी है, जितनी भी वॉल्यूम तुमने पढ़ी, एक तो टीवी नॉर्मल वाली, एक धक्के से अंदर सांस लेने वाली आईआरवी, धक्के से बाहर सांस छोड़ने वाली ईआरवी, और जो लंग्स में हर हाल में पड़ी रहेगी आरवी। ये सारी वॉल्यूम्स को मिला देना, टोटल लंग कैपेसिटी, तुम्हारे लंग्स क्या क्या कर सकते हैं, टोटल उसकी क्या क्षमता है, ये हो जाएगी। मतलब TLC इज इक्वल टू RV जो हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स में पड़ी रहेगी, ERV जो धक्के से वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, टीवी जो नॉर्मली अंदर ले रहे हो बाहर छोड़ रहे हो वॉल्यूम, और IRV जो धक्के से अंदर वॉल्यूम ले रहे हो, ठीक है। मतलब अगर तुम ध्यान से VC को देखो तो मैंने कहा था VC होता है ERV प्लस में TV प्लस में IRV, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि VC में अगर मैं RV प्लस कर दूँ TLC आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ टोटल लंग कैपेसिटी मतलब VC, वाइटल कैपेसिटी होता है ERV TV और IRV, इसमें मैं प्लस कर देती हूँ, रेजिडुअल वॉल्यूम, मेरे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। या इसी को मैथ्स की फॉर्म में जो तुम्हारा बहुत वीक है, मैं कह दूँ अगर मुझे यहाँ से वाइटल कैपेसिटी निकालनी है तो मैं TLC में से इसको वहाँ ले जाऊँगी, माइनस हो जाएगा, माइनस कर दूँ रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दूँ तो मेरे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। डन 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 डन। अब करेंगे 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट तो नहीं यार, 2 मिनट तो मैगी भी नहीं बनती, 5-7 मिनट तो लगते हैं, तो ये तो फिर भी MCQ है। तो अब करेंगे भैया हम MCQ। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में तुमने ये बताना है हाउ इज द जोश गाइस, और दूसरा ये बताना है कि आज का स्कोर तुम्हारा कितना है। अटेंडेंस लगानी है, मैं सबका नाम पढ़ती हूँ, मैं देखूंगी कौन कंसिस्टेंट है, और हफ्ते बाद मैं स्पेशल नाम लूंगी तुम्हारा कि भाई साहब इनका तो बैकलॉग क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट MCQ करते हैं, तुमने स्टेटमेंट पढ़नी है और पोस्ट करना है, एक कॉपी में साइड में टिक क्रॉस लगाते जाना और लास्ट में अपना स्कोर देख लेना, ठीक है। टैली भी करते जाना अपने आंसर। तो देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कब कॉन्ट्रैक्ट करा था, याद करो, जब हमने इंस्पायर करना है, इनहेलेशन करनी है, इंस्पायरेशन करनी है, तो डायफ्राम अपनी डोम शेप से फ्लैटेंड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है, कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। लो जी, फर्स्ट पॉइंट ही ठीक है, फिर भी सारे पढ़ेंगे। दूसरा लिखा है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ये भी ठीक है, लेकिन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस मतलब ये जो रिब्स और स्टर्नम थे ये आउटवर्ड रेज होंगे, और इस एक्सिस पे डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, और डिक्रीज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वॉल्यूम डिक्रीज तो एक्सपायरेशन के केस में होती है, तो क्योंकि तब हमें प्रेशर अंदर बढ़ाना होता है, ठीक है जी, डन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, सांस बाहर छोड़ने के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, सांस बाहर छोड़नी है, एक्सपायरेशन करनी है, मतलब कि डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, रिब्स और स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। तो क्या लिखा है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट तो भैया इंस्पिरेशन के केस में कर रहा था, तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, ये हुई ना मेंटो जिंदगी, यही है करेक्ट ऑप्शन। ऊपर तुम समझ चुके हो और अभी भी मैंने तुम्हें हिंट दिया। अच्छा, एक और ऑप्शन भी लिखा हुआ है इंटरप्लूरल प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, एक्सपायरेशन के केस में तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है। इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, वो डिक्रीज, वो क्या होता है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, तभी तो एयर बाहर जाएगी। आज का थर्ड क्वेश्चन, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स। ऊपर बताया किसी भी हाल में लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा एक अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहेगी, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। डन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, क्या थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इंस्पिरेशन के टाइम पे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं थोरेसिक चैम्बर की, ताकि प्रेशर डिक्रीज हो, तो बाहर प्रेशर ज्यादा हो, बाहर से अंदर एयर आ जाए। तो हाँ जी, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डोम शेप से फ्लैट एंड हो रहा है, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, हाँ जी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तभी तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अंदर
इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तभी तो बाहर प्रेशर है और एयर अंदर आ रही है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स? ऊपर मैंने बताया वाइटल कैपेसिटी क्या है, आरवी को छोड़ देना रेजिडुअल वॉल्यूम को, बाकी वाइटल कैपेसिटी है ईआरवी प्लस में आईआरवी प्लस में टीवी। तो क्या लिखा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी प्लस में टीवी, नहीं 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 नहीं, साथ में ईआरवी भी होना चाहिए था। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस ईआरवी होता तो है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस में क्या होता है, माइनस में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर लिखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो बिल्कुल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो टीएलसी माइनस में आरवी इज इक्वल टू वीसी, डन है। ये तो ऊपर मैंने करके दिखाया, पर्पसली करके दिखाया था ताकि तुम आंसर सही कर लो। देख लो यार तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। 6th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन व्हेन एयर एंटर्स लंग्स? जब एयर अंदर आएगी मतलब क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है भैया, इंस्पायरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ रेज हो रहे हैं, अंदर की वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है। तो रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ड, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, करेक्ट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज? थोरैसिक चैम्बर की, थोरैक्स की वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होती है, ये तो ट्रू है। आगे लिखा है रीजन, दिस हैपेंस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स होता है, थप्पड़ मार लो अपने मुंह पे एक। डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेटा जी असर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है। अब तुम्हें पता है 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन लिखना है, लिख देना, ललन टॉप जिंदगी। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ डैश टाइम्स अ मिनट। तुम्हें क्या लगता है, मैंने क्यों तुम्हें कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा हार्ट कितने टाइम बीट करता है, 72 टाइम, और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रीथिंग रेट कितना है 1 मिनट में? क्यों मैंने ये एग्जांपल दिया था, इस क्वेश्चन के लिए दिया था। तो लेक्चर को ध्यान से सुना करो, सारा स्कोर तुम्हारा पूरा हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और तुम्हें तो सोना है। चलो फिर से बता देते हैं, 12 से 16 बार होता है, नाराज हूँ मैं पर मैंने फिर से बता दिया। लास्ट देखो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस? इंस्पिरेशन के टाइम में, बेटा लास्ट क्वेश्चन है देख लो, इंस्पिरेशन के टाइम में कौन सा इवेंट होता है? तो इंस्पिरेशन के टाइम में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो डायफ्राम और EICM कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सही है। दूसरा लिखा है डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ से आ गई, और रिलैक्स तो वैसे भी नहीं होती। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे कि अंदर का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो बाहर से एयर अंदर आ रही है। तो हमारे पास A करेक्ट है, C करेक्ट है, ऑप्शन D क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ A एंड C आर करेक्ट। इसी के साथ अपना सेकंड चैप्टर होता है, NCERT भी रीड हो गई, नोट्स भी बन गए। कल 12 क्वेश्चन किए, आज 9 क्वेश्चन किए। टेलीग्राम चैनल पे अलग तुम्हारे क्वेश्चन डले थे, तुम्हारी तो मौज लग गई, फिर भी तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, हद हो गई। कर लो चैनल सब्सक्राइब, और अटेंडेंस लगाए बिना तो जाना ही मत, ठीक है। आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा, भैया मेरी बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ 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 अ लिटिल बिट ऑफ एप्रिसिएशन तो बनती है ना। मैंने तुम्हें ये चीज़ लर्न हो गई तो तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हुआ ना, मेरा भी दिल गार्डन गार्डन कर दो। बता दो कितना स्कोर आया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री में क्वेश्चन डल रहे हैं। अगर थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो तो मेंटरशिप लेनी है, जो कि लिटरली आपको नहीं पता कैसे आपका डेली 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कैसे पूरे होंगे भाई, ऐसे चुटकियों में पूरे होंगे। क्या तैयारी होगी तुम्हारी, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर वो ज्वाइन करना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।